नमस्कार। टॉपिक है हमारा रणजीत सिंह के पश्चात पंजाब और आंग्ल सिख युद्ध। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब की क्या स्थिति थी और किन परिस्थितियों ने एंग्लो सिख वॉर को जन्म दिया। दो एंग्लो सिख वॉर्स हुए हैं, प्रथम सिख युद्ध और द्वितीय सिख युद्ध। प्रथम सिख युद्ध जो है उसके पृष्ठभूमि के विषय में बात करते हैं। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात किस तरह की अव्यवस्था पंजाब में व्याप्त हो गई कि रणजीत सिंह की मृत्यु के 5 वर्षों के भीतर एंग्लो सिख वॉर की परिस्थितियों का निर्माण हो गया। रणजीत सिंह पंजाब में कोई स्थायी सिख राज्य नहीं बना पाया। जितने भी निरंकुश शासक होते हैं वो सैनिक आधार होता है उनके राज्य का। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात जो उसने एक सैनिक राज्य का निर्माण किया था वो उसकी मृत्यु के थोड़े ही वर्षों के पश्चात पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। पंजाब में एक तरह से अराजकता फैल गई और जो पंजाब में जो वास्तविक शक्ति थी वो सेना जो रणजीत सिंह छोड़ के गए थे, खालसा सेना जिसे हम कहते हैं, खालसा सेना के हाथ में चली गई। रणजीत सिंह के पास लगभग 40,000 की सेना थी जो पीछे छोड़ के चले गए थे। ये जो सेना थी इसका जो भार था अर्थव्यवस्था पर ये बहुत ज़्यादा था। रणजीत सिंह की मृत्यु के 5 वर्षों के अंदर अंदर सेना की संख्या बढ़ती गई और ये बढ़कर 3 गुना हो गई। इसी दौरान सेना का वेतन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो राज्य की आय के लिए इन सब वेतन को निभा पाना बहुत ही कठिन हो गया। अब सैनिकों को जब वेतन समय पर नहीं मिलता तो सैनिक भी अब बहुत ज़्यादा नियंत्रण में नहीं रहे और जितनी भी राजनीति में नए नए दावेदार आने लग गए राजा के पद के, उनके साथ ये सेना सम्मिलित हो जाती वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर। वो सेना जो है उस व्यक्ति की दावेदारी को समर्थन देना प्रारंभ कर लेती। तो एक तरह से सेना ने अपने वर्चस्व की स्थापना रणजीत सिंह के पश्चात राज्य में कर ली थी। सेना जो थी वो राजा बनाने वालों की भूमिका में अपना साथ देने लगी थी। इसके अलावा बहुत सारे जागीरदार जो थे वो भी रणजीत सिंह के जाने के बाद एक तरह से उन्होंने पंजाब में राजनीति करना प्रारंभ कर दिया और पंजाब को शक्ति की राजनीति का अखाड़ा बना दिया। रणजीत सिंह के जो पुत्र थे वो पूरी तरह से अयोग्य थे, नकारा थे और वो इस अव्यवस्था को पूरी तरह से संभाल नहीं पाए। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में एक तरह से षड्यंत्रों और हत्याओं का दौर प्रारंभ हुआ और एक तरह से पंजाब राज्य जो था वो अस्थिरता की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके विषय में बात करते हैं। कुछ राजनीतिक घटनाक्रम जो हुआ वो इस तरह से हुआ। जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात रणजीत सिंह के पुत्र जो था खड़क सिंह वो उनका उत्तराधिकारी हुआ और वजीर के पद पर ध्यान सिंह नामक व्यक्ति बैठा। खड़क सिंह जो था उसे अफीम खाने की बहुत ज़्यादा आदत थी और इनके समय में दरबार में 2 विरोधी दल जो थे सरदारों के वो संगठित हो गए जो एक दूसरे का विरोध किया करते थे। एक दल था संघानवालिया सरदारों का जिसमें चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और उनके भतीजे अजीत सिंह सम्मिलित थे। एक संधानवालियों का समूह था और दूसरा जो था वो था डोगरा बंधु जिसमें ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह। तो ये जो 2 समूह थे संधानवालिया सरदार और डोगरा बंधु जो थे उनकी प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में लगभग अराजकता की स्थिति फैल गई। 8 अक्टूबर 1839 को वजीर ध्यान सिंह के आदमियों ने राजा के विशेष कृपा पात्र चैत सिंह का वध कर दिया और कुछ समय के पश्चात खड़क सिंह जो कि शासक थे उनको भी बंदी बना लिया और उसके पश्चात खड़क सिंह के पुत्र नौनिहाल सिंह को सिंहासन पर बैठा दिया गया और ध्यान सिंह उनके भी वजीर के तौर पर काम करने लगी। नौनिहाल सिंह रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों में सबसे काबिल माने जाते हैं और उन्होंने देश में पुनः व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश भी की। इसी दौरान खड़क सिंह की जेल में मृत्यु हो गई और जब खड़क सिंह के दाह संस्कार से नौनिहाल सिंह लौट रहे थे तो उस दौरान एक शहतीरी उनके सर पर गिरी और उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से रणजीत सिंह के 2 उत्तराधिकारियों की मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के पश्चात संघानवालिया दल और डोगरा बंधुओं ने 2 भिन्न भिन्न विरोधी पक्षों का समर्थन देना प्रारंभ कर दिया।
सेना को उन्होंने ज़्यादा वेतन देने का लालच दिया और उनका समर्थन भी अपने पक्ष में प्राप्त कर लिया। जो संथानवालिया सरदार थे उन्होंने नौनिहाल सिंह की माता रानी चांद कौर को समर्थन दिया। नौनिहाल सिंह की विधवा उस समय गर्भवती थी और राजमाता चांद कौर जो थी वो उस भावी पौत्र की ओर से राज्य करना चाहती थी। डोगरा बंधुओं ने रंजीत सिंह के एक दूसरे पुत्र शेर सिंह को समर्थन देना प्रारंभ कर लिया। हालांकि कुछ समय के लिए रानी चांद कौर का जो दल था वो सत्ता में आ गया था, परंतु चांद कौर का व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए एक युद्ध में उसे हरा दिया गया और इस तरह से डोगरा बंधुओं ने अब शेर सिंह को सिंहासन पर बैठा दिया। ये बात है जनवरी 1841 की। इनके समय में ध्यान सिंह डोगरा वजीर बना दिए गए और जो संथानवालिया सरदार थे उन्होंने अंग्रेजों के पास जाकर शरण प्राप्त कर ली, लेकिन शेर सिंह ने संथानवालिया सरदारों को संदेश भेजकर अपने पास बुलाया और उन्हें दरबार में रखने की कोशिश की। इसी दौरान सितंबर 1843 में अजीत सिंह संथानवालिया ने महाराजा को गोली मार दी और फिर ध्यान सिंह को भी मार दिया गया। इस दौरान ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह ने सेना को ज्यादा वेतन देने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और फिर पिता के बदले में संथानवालिया सरदार लेहना सिंह और अजीत सिंह को मार डाला। तो पंजाब की राजनीति में इस तरह से एक के बाद एक षड्यंत्र होते गए। संथानवालिया दल और डोगरा बंधुओं की प्रतिद्वंदिता की वजह से पंजाब में एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता के दौर की शुरुआत हो गई। सितंबर 1843 में महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे दिलीप सिंह, जो बहुत ही कम आयु के थे, अल्पवयस्क थे, उनको महाराज घोषित कर दिया गया और उनकी जो माता थी रानी जिंदन, उनकी संरक्षक, और हीरा सिंह डोगरा जो थे ध्यान सिंह के पुत्र, उनको वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया। लेकिन हीरा सिंह डोगरा का भी वध कर दिया गया 21 दिसंबर 1844 को। और जो नए वजीर थे जवाहर सिंह, जो कि रानी जिंदन के भाई भी थे, उनसे सेना बहुत नाराज हो गई। उनको भी पद से हटा दिया गया और अंत में उनका भी वध कर दिया। इसी दौरान लाल सिंह, जो कि रानी जिंदन के प्रेमी थे, उन्होंने सेना को अपनी तरफ मिला लिया और इस तरह से लाल सिंह सितंबर 1845 में वजीर बन गए और तेज सिंह को सेना का नया कमांडर घोषित किया। कुल मिलाकर 1839 से लेकर 1845 का ये जो अब तक का इतिहास है, इन 6 वर्षों में 4 राजा और 4 वजीर एक के बाद एक करके बदले जा चुके थे। तो इस तरह से पंजाब की राजनीति में एक के बाद एक करके रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी बनते गए और इसी तरह से जो वजीर थे उनकी भी एक के बाद एक करके हत्याएं होती गई। तो पंजाब में एक षड्यंत्र और राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होती है रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात। प्रथम एंग्लो सिख वॉर जो था वो 1845 से 1846 तक चला था। अंग्रेज हमेशा से ही पंजाब को हड़पना चाहते थे। पंजाब की जो बहुत ही उर्वरक भूमि थी उसकी तरफ उनकी हमेशा से ही दृष्टि थी। एक कोटेशन मिलता है, मई 1838 में W.F. ऑसबर्न कहते हैं कि हमें रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब को तुरंत जीत लेना चाहिए था और सिंध को अपने राज्य की सीमा रेखा बना लेना चाहिए था। कंपनी तो बड़े बड़े ऊंटों को खा चुकी है, इस मच्छर की तो बात ही क्या है। मतलब पंजाब की तुलना उन्होंने मच्छर के साथ में की है। और इस तरह से बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं, जिनमें ऑकलैंड है, वो भी चाहते थे कि पंजाब को जीत लिया जाए। सर विलियम मैकनॉटन है, वो भी चाहते थे कि पंजाब को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित कर लिया जाए। तो ये समय था जब अंग्रेज चाहते थे कि पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाए, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा राजनीतिक अव्यवस्था भी इस समय में दिखाई दे रही थी। तो स्थिति बहुत ही उपयुक्त थी और इस समय अंग्रेज़ों ने प्रथम एंग्लो सिख वॉर की पृष्ठभूमि के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। 1844 में एलनबरो के पश्चात लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल बन के आए थे। वो एक बहुत ही विख्यात सैनिक थे और उन्होंने आते ही पंजाब के पास में अपनी सेना को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। पंजाब की सेना की संख्या बढ़ा दी गई, बहुत ज़्यादा आरक्षित सैनिक 10,000 तैयार कर लिए गए। इसी तरह से नावें लाई गई जिसके माध्यम से पुल बनाए जा सके। तो जब खालसा सैनिकों ने
सिख सैनिकों ने अंग्रेजी सेना की ये तैयारी देखी तो उन्हें लगा कि अंग्रेज जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और कंपनी कहती रही कि पंजाब में वो ये सारी चीज़ें जो कर रही है वो अपनी रक्षा के लिए कर रही है, लेकिन जो खालसा सेना थी उनको इस बात में विश्वास नहीं हुआ। इसी दौरान 1843 में मेजर ब्रैडफुट की लुधियाना में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्ति हुई और उनके समय में स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो गई, क्योंकि उन्होंने घोषणा की कि सतलज के पार की सभी रियासतें कंपनी के संरक्षण में है, बल्कि जैसे ही महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु हो जाएगी कंपनी इन तमाम रियासतों को जब्त कर लेगी। इसके अलावा भी और बहुत से काम जो थे वो मेजर ब्रैडफुट के द्वारा किए गए थे। उन्होंने बहुत से मामलों में हस्तक्षेप किया, जैसे गुरुद्वारा के महंत के मामले में, और इन सब घटनाओं ने सिख सेना को और भी ज़्यादा नाराज कर दिया। सिख जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों की सैनिक तैयारियों को देखकर ये सोचा कि अंग्रेज़ जो है वो आक्रमण करना चाहते हैं, तो उन्हें लगा कि जो युद्ध है वो पंजाब की धरती पर नहीं लड़ना है। इसलिए उन्होंने 11 दिसंबर 1845 को सिख सेना ने सतलज नदी को पार किया और सर हरग्यूफ के नेतृत्व में जो अंग्रेज़ी सेना आ रही थी उसके साथ में उसकी झड़प हुई। तो जब अंग्रेज़ों ने देखा कि सिख सेना ने सतलज नदी को पार कर दिया है तो 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने युद्ध की घोषणा कर दी और ये घोषणा की कि महाराजा दिलीप सिंह के राज्य का वह भाग जो सतलज के बाईं ओर का है वह आज से अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाता है। इस युद्ध में सिख सेना के जो प्रधान सेनापति थे लाल सिंह, उन्होंने विश्वासघात किया, अंग्रेजी सेना को सहयोग दिया। ये जो युद्ध हुआ इसमें 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई जो बहुत ज़्यादा निर्णायक नहीं थी। 4 लड़ाइयों में मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल और आलीवाल, ये लड़ाइयाँ ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा निर्णायक नहीं थी। अंतिम लड़ाई जो थी सबराओ की लड़ाई, जो कि 10 फरवरी 1846 को हुई थी, वो इस युद्ध की एक निर्णायक लड़ाई सिद्ध हुई। लाल सिंह और तेज सिंह के विश्वासघात के कारण अंग्रेज़ों को बहुत सारे भेद जो है वो सिखों से मिल गए और इसकी वजह से सिख सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। अंग्रेज सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और 9 मार्च 1846 को सिखों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। तो इस तरह से प्रथम अंग्रेज सिख जो युद्ध था वो समाप्त हुआ। सिखों को पराजय का सामना करना पड़ा और पराजय के बाद जो संधि हुई वो संधि कहलाती है लाहौर की संधि, जो कि 9 मार्च 1846 को हुई थी। इस संधि के बारे में हम बात करेंगे अगली कक्षा में, जिसमें हम बात करेंगे संधि के पश्चात होने वाली गतिविधियों के विषय में, और उसके बाद हम बात करेंगे 1848 से जो शुरू हुआ और 1849 में तो पंजाब राज्य ही समाप्त हो गया, जो द्वितीय एंग्लो सिख वॉर अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में हुआ था। थैंक यू।